हम पढ़ेंगे क्लास 10 कृतिका का चैप्टर 1 जिसका नाम है माता का आंचल। ये कहानी है तारकेश्वर नाथ की, जिन्हें प्यार से उनके बाबूजी और उनकी मैया भोलेनाथ कहा करते थे। भोलेनाथ और उनके पिताजी का बहुत ही प्यारा रिश्ता था। वो अपने पिताजी के साथ ही सोते, वो ही उन्हें सुबह उठाते और नहला धुला के अपने साथ पूजा में बैठाते। भोलेनाथ के लंबे लंबे बाल थे और उनके पिताजी जब उनके माथे में भूत का टीका लगाते थे तो वो टू कॉपी भम भोले बन जाया करते थे। जहाँ एक तरफ पिताजी रामायण का पाठ करने में व्यस्त हो जाते थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके बगल में बैठे हमारे नटखट भोलेनाथ अपने आप को आईने में निहारते रहते। रामायण पाठ के बाद पिताजी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में 500 बार राम राम लिखा करते थे और फिर उसे आटे की एक लोई में लपेटकर गंगा जी में विसर्जन करने निकल पड़ते। वापसी में कभी बाबूजी भोलेनाथ को पेड़ों पर झूला झुलाया करते थे, तो कभी वो दोनों कुश्ती लड़ा करते थे, जिसमें बाबूजी जानबूझ के गिर जाते थे और फिर भोलेनाथ उनकी छाती में बैठ के उनकी मूछें खींचने लगते, जिसके बाद उनके बाबूजी भोलेनाथ के प्यारे प्यारे हाथों को चूम लिया करते थे। भोला को दाल भात भी बाबूजी ही खिलाया करते थे, लेकिन माँ तो माँ होती हैं। उन्हें लगता था कि भोना का पेट तो भरा ही नहीं होगा और उन्हें अलग अलग पक्षियों के नाम पे बहुत सारा खाना खिला दिया करती थीं। आकर ये कोयल की तरफ से, और ये मैना की, और ये कबूतर की, और ये मिट्ठू। खाने के बाद मैया भोलेनाथ को झपट के पकड़ लेती थी। भोना चाहे जितना रोले, लेकिन उनकी माँ कान में तेल डाले बिना और लट्टू डाल चोटी बनाए बिना उन्हें छोड़ती नहीं। फिर तैयार होकर रोते रोते भोना अपने घर से बाहर आते और थोड़ी ही देर में अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते सब भूल जाते। अपने दोस्तों के साथ भोना तरह तरह के खेल खेला करते थे। कभी मिठाई की दुकान लगाते, जिसमें मिट्टी के लड्डू, पेड़ के पत्तों की कचौड़ी और टूटे मटके के बतासे बनाते थे। तो कभी धूल की मेड़ का घर बनाया करते थे। और कभी हमारे नन्हे मुन्ने भोलेनाथ और उनके दोस्तों को खेती करने का मन हो गया तो पूरा बगीचा खेत बन जाता था। एक ही पल में फसल उग जाती थी और अगले ही पल फसल काट भी ली जाती थी। और इन सब में बाबूजी भी भोना का पूरा पूरा सहयोग करते थे। कभी नकली बारात का जुलूस निकालते, तो कभी समधी बन जाते और बकरे में बैठ के पूरे बगीचे में इधर से उधर चक्कर लगाते। हाँ जी, ये तो सिर्फ हमारे भोना के खेल थे। अभी आप शैतानियां सुनो जरा। कभी गांव में किसी दूल्हे की पालकी आती देखी तो भोना और उनके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, रह रे रह पुरान रह, दो की कन्हैया हमार मेहरी। अब जो कि ये भोजपुरी है तो इसका एग्जैक्ट मतलब तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरी दूर दृष्टि जाती है, जो कि ऑफकोर्स बहुत दूर नहीं जाती, इसका मतलब होना चाहिए, दूल्हे राजा आप रुको जरा, हम आपकी दुल्हन को अपनी बीवी बनाएंगे। ये सुनकर एक बार एक बूढ़े दूल्हे ने भोलेनाथ को एकदम दूर तक खदेड़ डाला। इतना बुरा बुढ़ऊ दूल्हा भोलेनाथ ने कभी नहीं देखा था। वैसे एक बार की बात है, भोलेनाथ और उसके दोस्त बगीचे से आम तोड़ के आ रहे थे और रास्ते में उन्हें बूढ़े तिवारी मिल गए। अब भोलेनाथ तो ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने तिवारी जी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। अब उस बूढ़े तिवारी ने जो पिटाई की तो भैया पूछो नहीं, और पिटाई की तो की, साथ में स्कूल के मास्टर जी से शिकायत कर दी। एक तो उस बूढ़े तिवारी ने मारा, ऊपर से मास्टर जी ने अलग से सूट दिया। अब इतनी मार खा के भोलेनाथ की आंखों से जो गंगा जमुना बहना चालू हुआ, तो सीधे स्कूल में बाबूजी को आना पड़ गया। अब इतनी सुटाई और बाबूजी के आने की वजह से भोलेनाथ को मिल गई छुट्टी। और फिर क्या, रास्ते में भोलेनाथ लग गए अपने दोस्तों के साथ खेलने और सब भूल गए। और एक बार की आप बात सुनो। एक बार भोलेनाथ और उनके दोस्त टीले में चढ़ के चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। उम्मीद तो यही थी कि बिल से चूहा निकलेगा, लेकिन उससे निकला सांप। अब सांप देख के सारे दोस्त ऐसे भागे कि किसी का सर फूटा तो किसी का दांत टूटा, किसी को चोट आई और हमारे भोलेनाथ के पैर में कांटे चुभ गए और उनके पैर पूरे लहूलुहान हो गए। भोलेनाथ घर पहुंचे तो सीधे माता की आंचल में छुप गए। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उनके मुंह से बस सा बस निकल रहा था। उनकी माँ ने एकदम झटपट हल्दी पीसी और उनके घावों पर लगाई। पूरे घर में कोहराम मच गया था। बाबूजी झटपट आए और माँ की गोद से भोलेनाथ को लेने लगे, पर भोलेनाथ ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा। तो क्या लगता है आपको, कहानी का नाम माता का आंचल क्यों रखा गया है? पिताजी की लंगोट क्यों नहीं? अब हम पढ़ेंगे क्लास 10 कृतिका का चैप्टर 2 जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी।
आज का हमारा ये चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत मतलब एक ट्रैवल ब्लॉग है, जिसमें हम लेखिका मधु कनकारिया जी के साथ सिक्किम के खूबसूरत वादियों में घूमेंगे और तो और भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कटाव के स्नोफॉल का भी आनंद लेंगे। तो यात्रीगण अपनी सीट बेल्ट बांध लो और चलो चैप्टर शुरू करते हैं। कहा था ना सीट बेल्ट बांध लो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ये यात्रा शुरू होती है जब लेखिका मधु कनकारिया जी अपनी दोस्त मणि के साथ ट्रेन से होते हुए सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचती हैं। गैंगटॉक खुद में एक बड़ा ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो लेखिका का दिल जीत लेता है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर भी बताती हैं, क्योंकि वहाँ की सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। और जब शाम के वक्त लेखिका पहाड़ में बसे गैंगटॉक से नीचे के शहरों को देखती हैं तो उन्हें घरों की टिमटिमाती लाइटों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान नीचे जमीन पे आ गया हो। वैसे अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु आसपास खिले ढेर सारे खूबसूरत फूलों को देखकर वे खुश हो जाती हैं। वो उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर जूनथांग देखने अपनी दोस्त मणि और वहीं के एक लोकल ड्राइवर जितेंद्र नार्गे के साथ रवाना हो जाती हैं। वैसे जितेंद्र नार्गे ड्राइवर के साथ साथ एक अच्छे गाइड भी थे। गैंगटॉक से यूमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखीं, जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। लेखिका को गाइड जितेंद्र नार्गे ने बताया कि जब किसी बौद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पे 108 श्वेत पत्रिकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद ब खुद नष्ट हो जाती हैं और कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में रंगीन पत्रिकाएं भी फहरा दी जाती हैं। थोड़ी देर बाद आगे चलकर लेखिका की दोस्त मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्मचक्र या प्रेयर व्हील भी कहा जाता है। गाइड जितेंद्र नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। थोड़ी देर के बाद जितेंद्र नार्गे जीप को बड़ी ही खूबसूरत जगह पे रोकते हैं, जहां सामने लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरी वेग से बह रही तीस्ता नदी थी और आसपास के खूबसूरत फूल प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। तभी लेखिका का ध्यान वहां कुछ गरीब औरतों पर पड़ा जो पेड़ पर बच्चे बांधे पत्थर तोड़ रही थी। वहीं के एक कर्मचारी ने बताया, जिस रास्ते पे आप गाड़ी में बैठे इन खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं, उन रास्तों को ही ये औरतें चौड़ा कर रही हैं और कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उसके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं और यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसे भी घट जाते हैं। इन बातों को सुनकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह पर आम जीवन की कहानी एक सी ही है। गैंगटॉक से निकली लेखिका अपनी दोस्त मणि और ड्राइवर जितेंद्र नार्गे के साथ आखिरकार 117 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद लायांग पहुंचती हैं, जहां उन्हें स्नोफॉल देखना था, लेकिन पोल्यूशन के कारण वहां स्नोफॉल देखने को मिला ही नहीं और ये देख लेखिका उदास हो जाती हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि हमने एनवायरनमेंट को कितना पोल्यूट कर दिया है। लेखिका कहती हैं, हम मैदानी लोगों के लिए तो स्नोफॉल जन्नत से कम नहीं और उसे देखे बिना उन्हें चैन नहीं आ रहा था। तभी वहीं के एक स्थानीय युवक ने बताया, अगर आपको स्नोफॉल देखना ही है तो आपको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ की ऊंचाइयों में बसे कटाव जाना होगा, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बुरी बात ये थी कि कटाव जाने के लिए हमें अपना रूट बदलना होगा और फिर वापस से लायांग आना होगा आगे का सफ़र जारी रखने के लिए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए ये अभी तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था और हम कटाव की ओर निकल पड़े। लायांग से कटाव का सफ़र 2 घंटों का था, लेकिन कटाव का रास्ता वो तो बड़ा ही खतरनाक था। जितेंद्र नार्गे अपने अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे और आखिरकार कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी। सभी लोग वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे और लेखिका वो तो वहां के वातावरण को अपने अंदर समा लेना चाहती थी और उस खूबसूरत वातावरण को देखकर लेखिका को ये एहसास होता है कि ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने के लिए इस खूबसूरत वातावरण ने ही प्रेरणा दी होगी और वो कहती हैं, ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा।
उस खूबसूरती को देखकर लेखिका की मित्र मणि, जिसने स्विट्जरलैंड भी घूमा था, वो कहती है ये तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। और उस खूबसूरत वादियों को देखकर मणि के अंदर की लेखिका भी जाग उठती है और उन्होंने कहा, प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में उसे पिघलाकर जलधारा बनाकर हम लोगों की प्यास शांत करती है। प्रकृति का ये जल संचय अद्भुत है। हम तो इन बर्फ की पहाड़ों और नदियों के ऋणी हैं, जिन्हें पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सेना के फौजी भी दिखाई देने लगे, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा भी थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गईं। उन्हें ये एहसास हुआ कि जब मार्च में इतनी ठंड है तो दिसंबर और जनवरी की जमाने वाली ठंड में वहाँ वो किस तरह रहते होंगे। वहाँ तो जाने का रास्ता भी बड़ा खतरनाक था। खैर, आखिरकार लेखिका मधु कनकारिया जी कटाव से वापस लायांग लौट आई और यूमथांग की ओर निकल पड़ी। लायांग से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन यूमथांग पहुंच ही गई। लेकिन यूमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने का सफ़र होता है। वैसे आप इस खूबसूरत सफ़र में किसके साथ इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेना चाहोगे, मुझे नीचे कमेंट में बताना ज़रूर। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। ऑल्दो साना साना का मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर, जो कि लेखिका एक नेपाली लड़की से सीखी थी। तो चलो इस चैप्टर के कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। गैंगटॉक में सफ़ेद सफ़ेद श्वेत पत्रिकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? ऑप्शन ए शांति के अवसर पर, ऑप्शन बी त्योहार के अवसर पर, ऑप्शन सी शोक के अवसर पर, या ऑप्शन डी युद्ध के अवसर पर। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी शोक के अवसर पर। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था? ऑप्शन ए जितेंद्र नार्गे, ऑप्शन बी आमोद संगमा, ऑप्शन सी अलाप देव, या ऑप्शन डी विक्रम करियप्पा। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए जितेंद्र नार्गे। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। यूमथांग गैंगटॉक से कितनी दूर है? ऑप्शन ए 146 किलोमीटर दूर, ऑप्शन बी 148 किलोमीटर दूर, ऑप्शन सी 149 किलोमीटर दूर, या ऑप्शन डी 152 किलोमीटर दूर। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी 149 किलोमीटर दूर। और ये रहा आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा है? ऑप्शन ए बहादुर व्यक्तियों का, ऑप्शन बी ज्ञानी लोगों का, ऑप्शन सी मेहनतकश बादशाहों का, या ऑप्शन डी प्राचीन रीतियों का। आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी मेहनतकश बादशाहों का। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे क्लास 10 कृतिका का चैप्टर 3, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, द्वारा लेखक अज्ञेय जी। हमारे इस चैप्टर में लेखक अज्ञेय जी ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मैं लिखता क्यों हूँ। पूछा किसी ने? नहीं। हमारे इस चैप्टर में लेखक अज्ञेय जी बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ ये बताते हैं कि आखिरकार मैं या कोई भी और लेखक लिखता क्यों है। और लेखक अज्ञेय जी के अनुसार लिखे बिना इस सवाल का जवाब मिल पाना कि आखिरकार मैं लिखता क्यों हूँ, ये संभव नहीं। इसीलिए उन्होंने इस चैप्टर को ही लिख दिया। तो साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। लेखक के अनुसार कोई भी लेखक सिर्फ 2 वजहों से लिखता है। पहला, आंतरिक दबाव मतलब आत्मानुभूति की वजह से, या किसी एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाहरी दबाव की वजह से। और हमारे लेखक अज्ञेय जी के अनुसार हर एक लेखक के लिखने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है उसकी आत्मानुभूति मतलब आंतरिक दबाव। ये आंतरिक दबाव ही है जो उसे लिखने को मजबूर करता है। जिस तरह एक पेंटर को उसका आंतरिक दबाव तब तक चैन से रहने नहीं देता जब तक वो एक अच्छी पेंटिंग नहीं कर लेता, और जिस तरह एक साइंटिस्ट को तब तक चैन नहीं आता जब तक वो अपने सवाल का जवाब नहीं खोज लेता, ठीक उसी तरह एक लेखक को उसके अंदर की आत्मानुभूति या आंतरिक दबाव तब तक चैन से रहने नहीं देती जब तक वो लिख नहीं लेता। ये तो था आंतरिक दबाव जो अंदर से लेखक को लिखने को मजबूर करता है। लेकिन कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं, जैसे संपादकों का आग्रह। संपादक मतलब होता है एडिटर्स, जो किसी भी किताब या न्यूज़पेपर में क्या लिखा जाएगा, कितनी फोटोज़ होंगी, कौन से कलर से लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें तय करते हैं। और जो कि संपादकों को अपनी किताबों में अच्छी कहानियाँ या अच्छे आर्टिकल्स चाहिए, इसीलिए वो समय समय पर लेखकों से लिखने का आग्रह भी करते रहते हैं। संपादकों के साथ साथ कई बार प्रकाशकों की मांग भी लिखने की बड़ी वजह होती है। प्रकाशक मतलब होता है पब्लिशर, जो किताबों को छापते हैं।
अब प्रकाशक सिर्फ किताबें ही छाप सकते हैं, पैसे नहीं। इसीलिए वो समय समय पर लेखकों से लिखने का आग्रह करते रहते हैं। इसी तरह तीसरी वजह है आर्थिक आवश्यकता, मतलब फाइनेंशियल नीड, जो दिल ना होते हुए भी लेखक को लिखने को मजबूर करती है। लेखक अज्ञे जी कहते हैं, मुझे इन बाहरी दबाव से बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। मुझे तो मेरी भीतरी विवशता, मतलब मेरी आत्मानुभूति ही लिखने को प्रेरित करती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी आलसी जीव होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। ये कुछ ऐसा ही है जैसे सुबह सुबह आपकी नींद तो खुल गई है, लेकिन आप बेड से उठने के लिए अलार्म बजने का इंतजार कर रहे हो कि जब अलार्म बजेगा तब मैं उठूंगा। मतलब जब संपादक या प्रकाशक आग्रह करेंगे या पैसों की ज़रूरत होगी तब मैं लिखूंगा। अज्ञे जी कहते हैं, मुझे इस अलार्म की ज़रूरत नहीं, मैं तो बिना संपादक या प्रकाशक के आग्रह के ही लिखते रहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर सुबह मेरे उठने से पहले अलार्म बज भी जाए तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं। मतलब अगर मेरे पास प्रकाशक या संपादकों का आग्रह भी आ जाता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। ये तो मुझे लिखने को और भी ज़्यादा प्रेरित करते हैं। तो अज्ञे जी ने हमें लिखने के 2 कारण बताए। पहला, बाहरी दबाव, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहला, संपादकों का आग्रह, दूसरा, प्रकाशकों की मांग, और तीसरा, आर्थिक ज़रूरत। उसी तरह लेखक ने बताया कि लिखने की सबसे महत्वपूर्ण वजह है भीतरी व्यवस्था, मतलब इंटरनल प्रेशर। और ये भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे लेखक अपने द्वारा लिखी एक पोएम हिरोशिमा के उदाहरण से बड़े ही प्यार से समझाते हैं। वो बताते हैं, एक बार जब वो जापान गए तो वहाँ हिरोशिमा में उन्होंने देखा कि एक पत्थर बुरी तरीके से झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी और काली सी छाया हमेशा के लिए छप गई है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उन्हें रेडिएशन के बारे में काफ़ी जानकारी थी। उस पत्थर को देखकर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराया गया होगा तो उस समय वो व्यक्ति उस पत्थर के पास खड़ा होगा। एटम बॉम्ब और रेडिएशन ने एक ही पल में पत्थर के आसपास के हिस्से और उस आदमी को जलाकर खाक कर दिया। लेकिन जितनी जगह पर वो आदमी खड़ा था उतनी जगह का पत्थर जलने से बच गया और वो दर्दनाक लम्हा हमेशा के लिए उस पत्थर में कैद हो गया। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झंझोर कर रख दिया। वो हिरोशिमा में गिराए गए उस एटम बॉम्ब के बारे में सोचकर ही कांप जाते हैं। उस समय उस पत्थर को देख लेखक को ऐसा लगा मानो वो उस दुख की घटना में उस समय वहीं मौजूद थे, और इसी व्याकुलता ने उन्हें लिखने को मजबूर कर दिया। और परिणाम स्वरूप उन्होंने हिरोशिमा पे एक कविता लिखी जिसका नाम है हिरोशिमा। लेखक कहते हैं कि ये कविता चाहे जैसी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कविता मेरे अनुभव से नहीं, मेरी अनुभूति से पैदा हुई है। और ये एक लाइन, ये कविता मेरे अनुभव से नहीं अनुभूति से पैदा हुई है, इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डीप लाइन है। वो ऐसे कि लेखक हमें बताए थे कि मैं बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अपने इंटरनल प्रेशर, मतलब भीतरी व्यवस्था की वजह से लिखता हूँ। और इस भीतरी व्यवस्था के 2 कारण होते हैं। पहला, अनुभव, और दूसरा, अनुभूति। अनुभव मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो। जैसे जब हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उस रेडिएशन से जिसके परिवार वाले मारे गए उन्होंने उस दर्द को एक्सपीरियंस किया। लेकिन लेखक ने उस दर्द को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हाँ, उस पत्थर को देखकर और वहाँ के लोगों से बात करके लेखक उस दर्द को फील कर पाए, जैसे वो सारी चीज़ें उनके साथ भी हुई हों। इसे अनुभूति कहते हैं। और लेखक के अनुसार अनुभव से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनुभूति। अनुभव में तो जब आपके साथ कुछ होता है सिर्फ तभी आप उस दर्द को फील कर पाते हो, लेकिन अनुभूति से आप किसी और के दर्द को सिर्फ देखकर ही फील कर पाते हो। जैसे अगर आपको चोट लग जाए तो उस चोट को सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हो, लेकिन उस दर्द की अनुभूति आपसे कई गुना ज़्यादा आपकी माँ को होती है। तो बस यहीं पर खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।